चाहे वो उसके और सारे क्षेत्रों में भाषा, लिपि, नाच गान, पर्व त्योहार के अलावा अगर वो अपनी रीति और परंपराओं को जी रहा है तो उसकी विशिष्ट पहचान बनी हुई। लेकिन अफसोस है कि विशिष्ट संस्कृति जो हमें विशिष्ट पहचान देती है संविधान में, उसको भी हम भूलने की ताकत के अग्रसर हैं। बड़ा अफसोस की बात है कि हम अपना संस्कृति को नहीं अपनाते हैं, लेकिन पूरे वर्ग संस्कृति को हम अपनाने में आगे हैं और वही हमारा एक तरह से अधिकतर है। जहाँ तक अनुसूचित क्षेत्र का बात है, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति निवास करता है, तो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है बिहार कमीशन का 1960 में उन्होंने कहा था आदिवासियों की बाहुलता। वैसे अनुच्छेद इसमें आदिवासियों की बाहुलता है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया है और उसी क्राइटेरिया की वजह से वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। हमने अपने जमीन का दरवाजा सबके लिए खोल दिया है और जो बाहुलता है हमारी, उस बाहुलता को भी हम समाप्त कर रहे हैं। और ये प्रश्न हमारे क्षेत्र पे भी है, क्षेत्र के संकट पे भी है कि क्या आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र अभी जो बाहरी प्रवाह जो बढ़ पड़ा है हमारे क्षेत्रों में, उसके वजह से क्या बाहुलता बनी रहेगी, ये सवाल है। अगर वो बाहुलता भी नहीं रही तो हमारे अनुसूचित क्षेत्र को, जैसे झारखंड हाई कोर्ट में एक बार मामला चल पड़ा था कि आपकी बाहुलता तो खत्म है, बाहरी की आबादी ज्यादा है, अब क्यों अनुसूचित क्षेत्र आप कर रहे हैं। तो एक पिटीशन दायर हुआ था कि शेड्यूल एरिया को आप शेड्यूल कीजिए। भाइयों और बहनों, हमारी पहचान हमारे क्षेत्र की अस्मिता के ऊपर अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें कि हमारी बाहुलता होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी अपनी पहचान बीएड लोकल कमेटी के हिसाब से विशिष्ट संस्कृति में ठीक है। जब हम उसको छोड़े हमारी पहचान खत्म, हमारे क्षेत्र। अब सवाल है कि ये दूसरे से कैसे जुड़े। हम सभी जानते हैं और संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है और सारे कानूनों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और न ही उसके ऊपर हिंदू के कानून, जैसे हिंदू एक्ट मैरिज, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू विरासत और गोद लेने की कानून, वो लागू नहीं होता है। और हिंदू का कानून आपको स्पष्ट रूप से अलग करता है, कहता है कि सेक्शन 2 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि वो अपनी कस्टम और यूसेज, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 13 का में आज लोग वोट करते हैं, वहां निहित है और इसीलिए वो एक तरह विधि का बल है। और इस तरह से हिंदू कानून जो स्टैट्यूटरी कानून है वो आदिवासियों पे लागू नहीं होगा। लेकिन वही कानून, हिंदू कानून ये भी कहता है अगर आदिवासी अपनी जीवन पद्धति को इस तरह जिए जा रहा है कि वो अपना रिवाज, अपनी परंपरा छोड़कर हिंदू रीति रिवाज को अपना लिया है, तो हिंदू वो पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन वो हिंदू बाय लाइफ हो गया। उनकी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि अब उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया है, बोला कि पर्याप्त रूप से हिंदू करें, सफिशिएंटली हिंदुआइज्ड, चाहे आप उसमें जन्म लिए हो या नहीं लिए हो, कोई मतलब नहीं है। और कानून तो ये भी कहता है कि आपको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। आप क्रिश्चियन मिल रहे हैं तो कन्वर्ट हुए, आप धर्म में जाए तो कन्वर्ट हुए, लेकिन हिंदू धर्म में आपको कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। तो आप बस उनके जीवन शैली को अपना लिए। और माननीय हाईकोर्ट पटना का बहुत पुराना जजमेंट है, 60 के दशक 56 के आसपास,
जिसमें ये कहा है कि अगर आदिवासी मनसा पूजा करता है, दुर्गा पूजा करता है, अगर वो पिंडदान कर रहा है, काली पूजा कर रहा है, तो जनेऊ धारण करना है और अपनी जो रीति रिवाज को छोड़ दिया, अपनी विशिष्ट पहचान को छोड़ दिया है, तो हालांकि वो जन्म से नहीं है, लेकिन हिंदू बाई वे ऑफ लाइफ। आज हम उसी का रंग पे चले थे और फिर हम कहते हैं कि हमारी एक अलग है। तो हमें स्पष्ट रूप से ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कौन हैं, और इसी संदर्भ में हम वो हैं जो हमारी संस्कृति के हिसाब से संविधान में लिखा हुआ, और इसी से ताना बाना जो जुड़ा हुआ है हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड का। हमारी जो कानून है, जिसको कि प्रथा या रीति रिवाज कहें, वो अलिखित में पूजा करते हैं सब। हालांकि जो लिखित कानून जो है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम एक्ट है या हिंदू मैरिज एक्ट है या बहुत सारे हैं, पारसी है या क्रिश्चियन है, वो एक समय में तो रीति रिवाज से ही उत्पन्न है। जैसे कि मुस्लिमों ने अरब के समय में जो मेहर की जो व्यवस्था थी, जिसको कि दावत बोलते हैं, आज भी उनके कानून में है, उसका तो शुरुआत एक परंपरा से हुई थी। जब मेहर जो है लड़की के पिताजी को दिया जाता था, अब वो मेहर रिवाजी रूप से लड़की को दिया जाता है उनके हिसाब से। रीति रिवाज का शामिल होना सारे जो सिस्टम है, लिखित कानून है, उसका आधार है। यहाँ तक कि अंग्रेजों का जो कानून है उसमें कहा गया है कि वहाँ कस्टम ज्यादा है देन लॉ। चूंकि हमारा रीति रिवाज, चूंकि हमारा कानून अलिखित है, इसीलिए लोग ये सोचते हैं कि सरना और ये सनातन एक है और ये लोग एक ही हिंदू परिवार के एक ही हिंदू परिवार के। जैसे कि पीएस धुरे एक मानव शास्त्री हुए थे, उन्होंने उस टाइम कहा था कि आदिवासी कौन है, ट्राइबल्स और बैकवर्ड, यानी आदिवासी जो है वो पिछड़ा हुआ हिंदू है। इस तरह का जो मनोवृत्ति है वो आज से नहीं, बहुत पहले से है। तो अब समस्या ये है, एक तरफ लिखित कानून, एक तरफ हमारा अलिखित परंपरा से संचालित हमारे जो जीवन के बहुत सारे पक्ष, जो नीति निर्देशक तत्व में जो बात की गई है कि सरकार जो है कोशिश करेगी कि उस देश में सारे नागरिकों को समान नागरिक संहिता के कानून के अंतर्गत लाए। अब एक तरफ तो वो इसका लिखित कानून, एक तरफ जो हम जैसे इसका अलिखित कानून है, हम अपने कस्टम और रीति रिवाज से चलते हैं। समस्या देखिएगा तो हमारे जो डाइवर्सिटी है कि आदिवासी भी उस समान नागरिक संहिता के अंदर आया जाए, तो आप अगर उदाहरण के देखिएगा कि हमारे जो आदिवासी समूह है काफी सारे डाइवर्सिटी विविधताओं से भरा। अगर हम झारखंड और मध्य भारत की बात करें तो जहाँ पे हम देखते हैं पिता जो है परिवार का आधार होता है, पितृ सत्तात्मक है, तो वही हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, खासकर मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया जो है और नोकमा और मिगिर जो है, वो जनजातियां मातृ सत्तात्मक है, यानी जो है माता के नाम पे वहां पे परिवार चलता है, जिसको वो बोलते हैं माचौ, यानी एक माँ से ऊपर। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में जाएंगे तो केरला में मारू काकतीयम की जो व्यवस्था है, जिसमें परिवार का आधार माता है और माता के हिसाब से परिवार का गठन हुआ है। पिता का वहाँ रोल नहीं है, ना ही नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ छोटी बेटी को संपत्ति का अधिकार है, उनकी ताना बाना जो है उसी आधार पर बना हुआ है। हमारा जो ताना बाना है
पिता को के मान के बना हुआ है, और दक्षिण भारत में भी इसी तरह का है। और उससे नीचे आप जाएंगे लक्षद्वीप और ग्रेट अंडमान निकोबार में, तो आप देखेंगे वहाँ तो सुविधा हिसाब से परिवार का जो खाना वाना बना हुआ है कि इसको संपत्ति पे कितना अधिकार मिलेगा वो निर्णय माता पिता करेंगे एज पर कन्वीनियंस, सुविधा के हिसाब से। इस विविधता भरे समाज में जिस तरह से यूसीसी की बात हो रही थी कि हमारे पारिवारिक अणु को वो अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, किन किन बातों पे, जैसे 2018 का जो रिपोर्ट है, लॉ कमीशन का रिपोर्ट, वो कहता है कि है ना वो आपको मैरिज के ऊपर प्रभाव करेगा, शादी के ऊपर। दूसरा जो है करेगा डिवोर्स, तलाक लेने। तीसरा जो प्रभाव करेगा वो है आपके उत्तराधिकार की, फिर गोद लेने की व्यवस्था को, फिर मेंटेनेंस की व्यवस्था को। तो आदिवासियों का यूसीसी के आने के बाद क्या प्रभाव होगा? एक तरफ अगर हम परिवार की बात करें तो शादी विवाह की बात शुरू करते हैं। हिंदू कानून के हिसाब से मैरिज तब वैलिड है जब हिंदू कानून की भी लिखी हुई रीतियों के हिसाब से चलता है। सबसे अंतिम में सप्तपदी है, 7 फेरा पत्नी को साक्षी मानकर देते हैं तो आपका मैरिज बाइंडिंग है। आपने नहीं किया तो मैरिज वॉइड हो गया, वैलिड नहीं। हमारे में क्या है, हम इतने सारे समुदाय बटे हुए हैं, हम अपना साधना रीति रिवाज के साथ शादी ब्याह नहीं करते, बल्कि हम कभी पंडित को बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं और कहते हैं कि हमने रीति रिवाज के साथ शादी किया है। समस्या ये होती है जब कोर्ट में मामला जाता है और फंस जाता है, बोलते हैं आपने किस तरीके से शादी विवाह किया है, तो बोलते हैं कि हम साधना तो मानते हैं लेकिन हमने पंडित को बुला कर शादी किया है, तो हमारा मैरिज का कैटेगरी क्या है। उसी तरह से हिंदू कहता है कि हिंदू के हिसाब से शादी किया है तभी जाके आप हिंदू मैरिज एक्ट की तरह डिवोर्स दे सकते हैं। अगर आपने खुद ही साधना रीति रिवाज के साथ शादी नहीं किया है तो फिर आपका डिवोर्स किस तरह से होगा? तो जिस तरह से आप शादी के विवाह का संस्कार करते हैं, कुछ संस्कार जो आवश्यक होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं, उसको आपको बचा कर रखना है। उसमें बहुत मिलावट हो गया तो वैलिडिटी ऑफ कस्टम आपका मिट जाएगा और वो चीज आपको बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जब आप कहते हैं कि आप रीति रिवाज से संचालित हैं, और कोर्ट भी ये मानती है कि आप जिस रीति रिवाज से आप संचालित हैं उसी रीति रिवाज से बाकी का सारा चीज आपका चलेगा, चाहे उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे गोद लेने का मामला हो, चाहे बंटवारे का मामला हो या छोटा छोटी का मामला हो। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जिन्होंने बोला कि हमें तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने समाज में चाहिए। तो समाज हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत बिखराव है। तो शादी विवाह अगर हमें यूसीसी के तहत, जैसे कि लॉ कमीशन ने लास्ट टाइम उसको बोला कि ये तो वांछनीय नहीं है, लेकिन इस बार फिर से वो अनुमति मांगा गया था, तो अभी भी ये वांछनीय नहीं है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा था लास्ट लॉ कमीशन ने, बोला था कि आप कोडिफाई करने, आप एक कानून लाकर सबके ऊपर लागू करने से अच्छा है आप जो है अलिखित जो कानून है, हमारी जो परंपराएं हैं, पहले उसको आप दस्तावेजीकरण कीजिए। दस्तावेजीकरण करने के बाद आप कह सकते हैं कि आप यूसीसी दस्तावेजीकरण। अभी हमें पता नहीं है कि हमारा किस तरह से है, कहीं भी वो लिखा नहीं गया है, बहुत सारी शिकायतें हो रही है। जहाँ तक उम्र की बात है, वो कह रहे हैं कि हम 18 अभी मानते हैं और 21 मानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम 21 लाएंगे दोनों के लिए। लेकिन आदिवासियों में तो कोई उम्र का प्रावधान नहीं, वो तो शारीरिक बनावट और काम की दक्षता को देखकर वो निर्धारण करते हैं कि मैनेजमेंट है कि उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अभी जो स्टैट्यूटरी एज है सभी उसको मानते हैं। जहां तक एकल विवाह की बात है, जो यूसीसी कह रहा है कि एकल विवाह का बात से हम लाएंगे, एक बार में एक शादी। हिंदू मैरिज में तो ये क्या है कि एक साथ में आप 2 शादी किए तो वॉइड हो गए, मतलब बाइंडिंग हो गए। लेकिन हमारे समाज में क्या है, कुछ अपवाद को छोड़
जैसे कि जौनसारी जो कबीला है, ट्राइब है उत्तराखंड में, जहाँ पे बहुपतिवाद या कई जगह जो मेघालय के उस तरफ में बहु विवाह करता है, कुछ जगह को छोड़ दे तो बाकी जगह अभी हमें एक ही शादी का ही लोग रिवाज पे पालन कर रहे हैं। तो फिर यूसीसी मुझे लगता है कि उतना उस पर प्रभावित नहीं करेगा, सिवाय कुछ लोगों को जो अभी भी जैसे जौनसारी या फिर और भी जो इस तरह के हैं छिटपुट जो आदिवासी समाज है उनको छोड़ के बाकी तो अभी एक ही पॉलिटिकल विभाग भी टिके हुए। जहां तक पैतृक संपत्ति का सवाल है, तो ये पैतृक संपत्ति का सवाल आज नहीं बल्कि हम इसको देखते हैं मधु ईश्वर बनाम बिहार सरकार के समय में उन्होंने उस वक्त पैतृक संपत्ति, महिलाओं को पैतृक संपत्ति के अधिकार के लिए इस बात को लेकर पिटीशन दायर हुआ था। उन्होंने कहा कि ये समानता के अधिकार और जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है। लेकिन उस वक्त बिहार राज्य के अंदर हम थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसेंटिंग जजमेंट में कहा कि समानता समान लोग, समानता असमान लोग के लिए नहीं, इक्वालिटी बिफोर इक्वल्स का प्रिंसिपल है। आर्टिकल 14 एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 14 रिलेटिव इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि समान लोग के बीच समानता, ना कि असमान लोग के बीच समानता। और जो माहौल उस वक्त बना उसको देखकर तब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को ये आदेश दिया था कि आप देखिए कि सेक्शन 7 जो है सीएनटी का, वो तो कहता है कि मेल लाइन में आप प्रॉपर्टी को देंगे। तो अगर यूसीसी आता है तो हमारा सीएनटी एक्ट का सेक्शन 7 धाराशायी है, जिसमें कि मेल लाइन की इनहेरिटेंस की बात होती है। सीएनटी एक्ट तब्दीली भी आया और हम सब जानते हैं कि सीएनटी एक्ट के कुछ प्रोविजन 9वीं शेड्यूल में प्रोटेक्टेड है, तो वहां से भी हमको हटाना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि जो हमारा जो व्यवस्था है कहीं पितृ सत्तात्मक है, कहीं मातृ सत्तात्मक है, कहीं द्विपक्षीय है, तो वो जो सिस्टम है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो उसका प्रभाव ये होगा कि मातृ सत्तात्मक जो व्यवस्था है, जहाँ पे यंगेस्ट डॉटर को मिलता है प्रॉपर्टी में, तो लड़कों को भी देना पड़ेगा। तो क्या मेघालय तैयार है? अगर मध्य भारत की बात करें, जहाँ पे अभी महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार है या यूसुफ्फी राइट है, लेकिन जमीन को पैतृक भूमि में एलिमिनेट करने का राइट नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि जब समस्याएं जो है एलिमिनेट करने के बाद गैर आदिवासी घुस रहा है, वो एक अलग चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पे अगर व्यवस्था होती है यूसीसी के आने के बाद, तो यहाँ की जो व्यवस्था भी चेंज हुई, तो समाज को चिंतन मनन करना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर पैतृक संपत्ति। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने तो ये सजेशन दिया था, लेकिन अभी के कुछ जजमेंट आए हैं दिल्ली हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी, इसमें फिर से ये विवाद को सुधार दिया है। और मुख्य मुद्दा है पैतृक संपत्ति में महिलाओं का अधिकार रीति रिवाज के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो वो रीति रिवाज को अफेक्ट करेगा। ये सवाल है कि किस तरह से इसको हम देखते हैं और किस तरह से सीएनटी एक्ट को हम उसमें शामिल करते हैं। रही बात गोद लेने की, तो अमूमन में यूसीसी जो आ रहा है वो कहता है कि जो महिला है या पुरुष है, दोनों को गोद लेने का अधिकार होगा। आदिवासी के संदर्भ में हम देखते हैं कि अमूमन जो गोद लेने की व्यवस्था है, अगर उसके पास क्योंकि वो संपत्ति को हिस्सेदारी देना चाहता है तो वो किसी को गोद देता है अपने भैया से। लेकिन अब है कि रिवाज जो कहता है कि आपको गोत्र के बाहर शादी करनी है और ट्राइब के अंदर शादी करनी है। और जो गोद लेने की व्यवस्था है अमूमन अपने पीढ़ी के अपने भैया से वो लेते हैं, डॉक्टर को जनरली नहीं लेते क्योंकि संपत्ति का मामला है। लेकिन अगर
यूसीसी आता है तो सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आप किसी को भी गोद दे सकते हैं, चाहे वो आदिवासी है और गैर आदिवासी है, तो फिर वो पैतृक संपत्ति किसी गोद लेने की वजह से वो हस्तांतरित होने का एक सवाल खड़ा होगा कि कोई गैर आदिवासी को गोद ले दिया और फिर वो पैतृक संपत्ति वो गैर आदिवासी के हाथ से। ये समस्या एक है जो यूसीसी के माध्यम से होने की पूरी संभावना है। तो हम लोग देखते हैं, हालांकि संविधान समानता की बात करता है, मानवाधिकार की बात करता है, बहुत अच्छी बात है, बात तो अच्छा बता रहा, लेकिन आदिवासियों का जो सिस्टम है ये रीति रिवाज से संचालित है। जब तक वो अपने रीति रिवाज से पालन कर रहा है तब तक उसकी विशिष्ट पहचान बनेगी, विशिष्ट संस्कृति बनेगी। लेकिन रीति रिवाज के पालन के आड़ में कुछ शोषण हो रहा है, इसके ऊपर सरकार हमें हमारे ऊपर नहीं उठाए या कोर्ट हमारे ऊपर नहीं उठाए तो हमको संवैधानिक जानकारी के हिसाब से हमें अपने सिस्टम को भी बदलने का प्रयास करना है, क्योंकि कस्टम में रिवाज का जो टेस्ट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसका वैलिडिटी टेस्ट में है, वो उसका न्यायिक जो टेस्ट है कि वो संविधान के अधीन नहीं जाना चाहिए और वो किसी भी स्टैट्यूटरी कानून के अधीन नहीं जाना चाहिए। तो हम आपको एक प्रैक्टिस सोचना है, खासकर उन लोगों को जो रीति रिवाज से संचालित है और जहाँ तक संभव है हम अपने रीति रिवाजों को चले पकड़ते चले। तभी तक हमको सेंट्रल सरकार हमारे ऊपर हिंदू कानून लागू नहीं कर सकती है और ना ही कोर्ट में हमको हिंदू दिखा के हमारे ऊपर हिंदू कानून लागू कर सकती है। तभी सही मायने में हम अपनी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आदिवासी होने का फर्ज निभा पाए। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।